जून 2026 में नाइजीरिया के कंडोना स्टेट में जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया की एनर्जी प्लानर्स को हिला के रख दिया। एक वर्ल्ड क्लास मिनरल प्रोवेंस, प्लैटिनम, गोल्ड, निकल, कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सब एक ही जगह, एक ही जमीन के अंदर। और सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर अंबुजा के पास एक प्राइवेट कंपनी ने अनाउंस किया 33 लाख मैट्रिक टन लिथियम रिजर्व। ये सिर्फ एक डिस्कवरी की न्यूज नहीं है दोस्तों, ये एक पावर शिफ्ट की शुरुआत है। क्योंकि जो देश यहाँ पे लिथियम कंट्रोल करेगा वही अगले 50 साल डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स कौन बनाएगा, बैटरीज कहाँ बनेंगी और ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस कौन होगा। और इस रेस में ऑलरेडी दो जायंट जो हैं वो आ चुके हैं, चाइना और अमेरिका। तो सवाल ये नहीं है कि नाइजीरिया ने क्या ढूंढा, सवाल ये है कि इस लिथियम के असली मालिक कौन बनेगा। स्टे टिल द एंड, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली असर डालेगा ईवी के प्राइसेस में, आपके फोन की बैटरी पे और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगले 10 साल तक। चलिए पहले समझते हैं कि एक्चुअली में मिला क्या। नाइजीरिया की सॉलिड मिनरल मिनिस्ट्री के मुताबिक कैडुना प्रोविंस में एक पॉलीमेटेलिक डिपॉजिट मिला है, मतलब एक ही जगह मल्टीपल हाई वैल्यू मिनरल्स, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, गोल्ड, निकल, कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ्स। वेल, ये कोई छोटी फाइंड नहीं है। नाइजीरिया के माइनिंग मिनिस्टर ने इसे अपने देश की मोस्ट सिग्निफिकेंट माइनिंग अचीवमेंट रीसेंट ईयर्स में बताया है। और इस डिस्कवरी से पहले भी नाइजीरिया ऑलरेडी लिथियम मैप पर आ चुका था। अंबुजा के पास स्टीरॉन माइनिंग ने 3.3 मिलियन टन का एक सेपरेट रिजर्व कंफर्म किया है। और ये सिर्फ माइनिंग तक लिमिटेड नहीं है। नाइजीरिया ने ऑलरेडी एक $800 मिलियन का यहाँ पे लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट, नसरावा स्टेट में एक $600 मिलियन की लिथियम फैसिलिटी, अब अंबुजा के पास एक $200 मिलियन का प्लांट कमिश्निंग का वेट कर रहा है। सेटअप कर दिए हैं या कर रहे हैं। एक नया प्लांट वेस्ट अफ्रीका के सबसे बड़ा लिथियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी बन चुकी है, रफली 6000 टन्स डेली और 3 मिलियन टन्स एनुअली की कैपेसिटी के साथ। यानी नाइजीरिया सिर्फ रॉ लिथियम निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, वो प्रोसेस भी खुद करना चाहता है। और ये डिफरेंस रॉ मटेरियल वर्सेस प्रोसेस मटेरियल, यही है वो असली बैटल जो पूरी दुनिया लड़ रही है। हम थोड़ी देर में इसका मतलब समझेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि इसके लिए सुपर पावर्स अफ्रीकन डेजर्ट में डील कर रही हैं। वेल, 20th सेंचुरी में पावर का सोर्स था ऑयल। जो देश ऑयल कंट्रोल करता था वो ग्लोबल पॉलिटिक्स कंट्रोल करता था। मिडिल ईस्ट इसी वजह से स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट बन गया। 21st सेंचुरी में ये रोल ले रहा है लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज ही पावर देती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, स्मार्टफोन्स हो, लैपटॉप्स हो, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज को, जो सोलर और विंड पावर को स्टोर करता है। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि 2050 तक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स की डिमांड 500% तक बढ़ सकती है 2018 के लेवल के कंपैरिजन में। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अफ्रीका दुनिया के टोटल मिनरल रिजर्व का रफली 30% होल्ड करता है, कोबाल्ट, मैंगनीज, प्लैटिनम, ग्रेफाइट और अब कंफर्म हो रहा है लिथियम भी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अफ्रीका इस वेल्थ का सिर्फ 10% वैल्यू ही कैप्चर कर पाता है। बाकी 90% वो जाता है उन कंपनीज और कंट्रीज के पास जो माइनिंग से आगे का काम करते हैं, जहाँ पे हम रिफाइनिंग की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मतलब जमीन अफ्रीका की, मिनरल्स अफ्रीका के, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कोई और ले जाता है। वेल, ये पैटर्न नया नहीं है, ये वही कॉलोनियल एरा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का मॉडर्न वर्जन है। सिर्फ ऑयल की जगह अब लिथियम है। और यही वो गैप है जिसको दो सुपर पावर्स एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। चलिए देखते हैं पहला प्लेयर जो ऑलरेडी इस रेस में सालों आगे निकल चुका है। वेल, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, वो काफ़ी आगे इस रेस में ऑलरेडी है। चाइना की स्ट्रैटेजी सिंपल है लेकिन ब्रूटली इफेक्टिव भी है। ओनिंग नहीं, कंट्रोलिंग। इस चीज़ में चाइना बहुत टाइम से काम करता आ रहा है और पिछले कुछ सालों में चाइनीज कंपनीज ने क्वाइटली अफ्रीका के की लिथियम एसिड्स खरीद लिए। 2023 में बोट्सवाना में कॉपर माइन, 2024 में माली की लिथियम माइन, 2025 में टंजानिया की नेगुएला रेयर अर्थ माइन, जहां चाइनीज बेस्ड इन्वेस्टर्स ने कंपीटिंग यूएस बिड को भी आउटबिड कर दिया था। और 2026 में घाना के बोया लिथियम प्रोजेक्ट में भी चाइनीज कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक के लिए डील साइन कर ली। वेल, ये चीजें चाइना ऑलरेडी कर चुका है। माली में तो चाइनीज कंपनी ऑलरेडी 2 लिथियम माइंस डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मूव है BYD। दुनिया की लार्जेस्ट ईवी मेकिंग कंपनी ने
अफ्रीकन लिथियम माइंस के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई डील्स कर ली है जो 2032 तक वैलिड है। मतलब अगले 6-7 साल का लिथियम सप्लाई ऑलरेडी बुक्ड हो चुका है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ चाइनीज ईवी इंडस्ट्री के लिए। ये सिर्फ माइनिंग तक नहीं रुकता। चाइना ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी को रफली 87% यहाँ पे कंट्रोल करता है। अब इसका मतलब समझिए, चाहे लिथियम अफ्रीका में निकले, ऑस्ट्रेलिया में निकले या कहीं भी, उसको यूजेबल बैटरी ग्रेड मटेरियल बनाने के लिए ज़्यादातर केसेस में वो चाइना के प्रोसेसिंग प्लांट से ही गुजरना पड़ता है। यानी रॉ मटेरियल पे कंट्रोल काफ़ी नहीं, रियल पावर है प्रोसेसिंग पे, उसके कंट्रोल करने में। और वहाँ चाइना का क्लियर मोनोपोली आज के टाइम में है। और अगर कंपटीशन ज़्यादा टाइट हो तो चाइना अपने प्रोसेसिंग डोमिनेंस को वेपन की तरह भी यूज़ कर चुका है, एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाकर या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ाकर। डीआरसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां चाइनीज कंपनी ने कोबाल्ट और कॉपर एसेट्स में बड़े स्टेक्स कंट्रोल कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड फाइनेंसिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, जो उनके सप्लाई चेन को लॉक इन करता है। ये एक पैटर्न है, फाइनेंस दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर दो। इससे अफ्रीकन गवर्नमेंट के पास नेगोशिएट करने की बहुत कम रूम बचती है। यहाँ पे एक्चुअली में यही कर रहा है चाइना बहुत सालों से। लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने श्रीलंका की बात करी थी, वहाँ पे भी चाइना ने स्ट्रैटेजी का यूज़ करा था। लेकिन अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अमेरिका चुप नहीं बैठा और उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे अमेरिका ने देखा कि माइनिंग एसेट की डायरेक्ट रेस में वो ऑलरेडी पीछे है, तो उन्होंने दूसरा अप्रोच चूज़ किया, रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोबिटो कॉरिडोर। ये एक मैसिव रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अंगोला, जाम्बिया और डीआरसी को कनेक्ट करके उन्हें सीधा अटलांटिक पोर्ट्स तक जोड़ता है। आइडिया सिंपल है, अगर आप मिनरल्स को एफिशिएंटली, क्विकली और विदाउट गोइंग थ्रू चाइनीज कंट्रोल रूट के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो ओनरशिप का कोई फायदा नहीं। और यहीं पे फरवरी 2026 में वॉशिंगटन में एक क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल हुई, जिसमें यूएस ऑफिशियल ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसका नाम था फॉर्ज, फॉरम ऑन रिसोर्स जियोस्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट। इसका पूरा फोकस है अफ्रीका और एलाइड कंट्रीज के साथ मिनरल पार्टनरशिप्स डीपन करने का। अमेरिका का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम डीएफसी भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। वेस्ट अफ्रीका में एक नया रीजनल ऑफिस खोला गया है और एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद अफ्रीकन कंट्रीज अब इस कंपटीशन का फायदा उठाना सीख रहे हैं। डीआरसी ने रिसेंटली वाशिंगटन को अपने स्टेट ओन्ड माइनिंग एसेट्स की एक शॉर्ट लिस्ट भेज दी थी, जो कि यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल है कि वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे रेडी है और चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी एक्स्ट्रा लेवरेज चाहते हैं। और डीआरसी के सिकोमाइन जॉइंट वेंचर में 2024 में रेनेगोशिएशन हुई। चाइनीज कंपनी ने $7 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कमिट किया, लेकिन एनुअल रॉयल्टी सिर्फ 1.2% रखी गई। ये नंबर खुद बताता है कि वैल्यू कैप्चर का गैप कितना बड़ा है। तो अब पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो रही। चाइना माइनिंग एसेट्स खरीद रहा है, प्रोसेसिंग कंट्रोल कर रहा है और लॉन्ग टर्म सप्लाई लॉक कर रहा है। अमेरिका और अलाइज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, फाइनेंसिंग और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स पे फोकस कर रहे हैं। और बीच में खड़ा है अफ्रीका, जो दोनों सुपर पावर्स के लिए बैटलफील्ड भी है और बार्गेनिंग चिप भी। तो असली सवाल आता है यहाँ पे, क्या अफ्रीका इस बार अपने पे कंट्रोल रख पाएगा या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? अब आता है वो पार्ट जहाँ पे लोग जो है वो मोस्टली वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सिर्फ डिस्कवरी होना काफ़ी नहीं, असली सवाल है कौन प्रॉफिट करता है, किसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जाएगा। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इस बार स्मार्टर अप्रोच ली है। नामीबिया ने 2023 में एक बोल्ड डिसीजन लिया, अनप्रोसेस क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे बैन वो लगा दिया उन्होंने। लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्राफाइट, रेयर अर्थ कुछ भी रॉ फॉर्म में बाहर नहीं जा सकता। इन्वेस्टर्स को नामीबिया के अंदर ही प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनानी होंगी। नामीबिया ने एक नया मिनरल बिल भी ड्राफ्ट किया है, जिसमें 51% नामीबियन ओनरशिप प्रपोज्ड है। नाइजीरिया भी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा, वो अपने खुद के प्रोसेसिंग प्लांट बना रहा है, ना कि सिर्फ रॉ लिथियम शिप कर रहा है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पुराना मॉडल था एक्सट्रैक्ट करो, शिप करो, किसी और को प्रोसेस करने दो। नया मॉडल ट्राई हो रहा है, एक्सट्रैक्ट भी करो, प्रोसेस भी खुद करो, वैल्यू भी खुद कैप्चर करो। लेकिन चैलेंज ये है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए फॉरेन कैपिटल चाहिए, और अगर वो कैपिटल फॉरेन कंपनीज से आता है तो ओनरशिप स्ट्रक्चर फिर से वही पुराना सवाल खड़ा कर देता है। क्या प्रॉफिट सच में देश में रुकेगा
या ऑफशोर यहाँ पे चला जाएगा। यही वजह है कि एनालिस्ट कहते हैं असली टेस्ट होगा इक्विटी पार्टिसिपेशन, सिर्फ रॉयल्टी लेना काफ़ी नहीं। अफ्रीकन गवर्नमेंट्स को इन प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट ओनरशिप स्टेक चाहिए, ताकि जब लिथियम प्राइसेस बढ़े उनका फ़ायदा भी बढ़े, ना कि सिर्फ फिक्स रॉयल्टी यहाँ पे मिलती रहे जबकि बाकी सब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे प्रॉफिट चला जाए। तो आप सोचिए अगले 5 साल में क्या क्या हो सकता है अगर नाइजीरिया, नामीबिया और बाकी अफ्रीकन नेशंस अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सक्सेसफुली बिल्ड कर लेते हैं। तो एक नया सिनारियो बन सकता है जहां ग्लोबल बैटरी सप्लाई चेन सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये वेस्टर्न ऑटोमेकर्स के लिए एक रिलीफ हो सकता है, क्योंकि अभी उनकी ईवी प्रोडक्शन डायरेक्टली चाइना के प्रोसेसिंग डोमिनेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर चाइना अपनी स्पीड मेंटेन करता है, जैसे BYD के 2032 तक के सप्लाई लॉक्स या माली और घाना जैसे नए एक्विजिशन, तो अफ्रीका के लिथियम भी इवेंचुअली चाइनीज बैटरी फैक्ट्री में जाकर खत्म हो सकते हैं। सिर्फ लेबल यहाँ पे मेड इन अफ्रीका लिथियम लगा होगा। एंड यही वो रियल पावर फ्लिप है जो इस वीडियो के टाइटल में है। ये सिर्फ ये नहीं है कि लिथियम मिला कहाँ, ये है अगले 10 साल में प्रोसेसिंग कैपेसिटी कौन बनाता है, कौन कंट्रोल करता है और किस देश की ईवी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये रेस सिर्फ मिनरल्स की नहीं है, ये रेस है 21st सेंचुरी की इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी की। जो भी लिथियम चेन को कंट्रोल करेगा वही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स कहाँ सबसे सस्ती बनेगी, किस देश की मैन्युफैक्चरिंग सबसे कॉम्पिटिटिव रहेगी और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई ईवी देखें या अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करें, याद रखिएगा उसके पीछे एक क्वाइट लेकिन इंटेंस रेस चल रही है। नाइजीरिया की मिट्टी से लेके ग्लोबल बोर्डरूम तक अफ्रीका के पास रिसोर्सेज है, बट सवाल है क्या इस बार अफ्रीका अपनी खुद की स्टोरी लिखेगा या फिर वही पुरानी हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी। यहाँ पे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है अगले 10 साल में इस लिथियम रेस का असली विनर कौन बनेगा, चाइना, अमेरिका या खुद अफ्रीका। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ डिस्कवरी की स्टोरी नहीं है, ये उस पावर शिफ्ट की शुरुआत है जो आने वाले डेकेड्स यहाँ पे डिसाइड करेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।